एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनली मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है और वहाँ पे क्या क्या सिस्टम्स अवेलेबल थे हिस्टोरिकली, और आज हमारे पास क्या सिस्टम अवेलेबल है, वो पूरा वीडियो लेक्चर हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। सो डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज part of the institutional framework that binds national economics. Such a system permits producers to specialize in those goods for which they have a comparative advantage and serves to seek profitable investment opportunities on a global basis. So, international monetary system is a part of an institutional framework where the national economics came together. They drawn a system which permits producers to specialize in their goods for which they have a comparative advantage, and they'll also serve to seek profitable investment opportunities on a global level. Now there are some evolutions of international monetary system since 1875. So before 1875 there was bimetallism. Then between 1875 to 1914 there was classic gold standard. Then 1915 to 1944 interwar period was there. Then 1945 to 1972 Bretton Woods Agreement was there. Then 1971 to in the year 1971 Smithsonian Agreement was there, and from 1973 to present international monetary system is in the operation. Now, what is classic gold standards? It was between 1875 to 1914. Countries had to establish the rate at which its currency could be converted into the weight of the gold. तो countries क्या करते थे, एक करेंसी को कन्वर्ट करते थे इनटू द वेट ऑफ द गोल्ड। अगर एक गोल्ड है तो आपका वैल्यू कितना रहेगा, एक गोल्ड के हिसाब से आपकी करेंसी का रेट क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 40 रुपीज़ ऑफ INR, राइट। सो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे इस क्लासिकल या क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड्स में? जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस। तो जर्मनी क्या था? जर्मनी और फ्रांस, यूके, यूएस यूएस था इस ग्रुप में एज एन गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले कंट्रीज थे। एग्जाम्पल है $20.67 पर आउंस, पर ग्राम के लिए 20.67 उनका डॉलर था। पाउंड्स में जब देखेंगे तो 4.27 पाउंड्स पर आउंस होगा। सो एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू कंट्रीज वाज डिटरमाइंड बाय देयर गोल्ड कंटेंट। जैसे उनका गोल्ड कंटेंट है वैसे उनका जो करेंसीज का रेट है वो डिटरमाइन होता था। गोल्ड वॉज यूज एज अ स्टोरेज ऑफ वेल्थ एंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड जो है स्टोरेज ऑफ वेल्थ था और मीडियम एक्सचेंज था। सेंट्रल बैंक्स वर रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू इशू मोर करेंसीज देन द गोल्ड रिजर्व। सो सेंट्रल बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि ज़्यादा पैसे यूज़ ना करे, इशू ना करे। हाँ, जितना गोल्ड है उसी हिसाब से आप वो करेंसी को इशू करें। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स का एडवांटेजेस क्या थे? प्राइस स्टेबिलिटी मिलती थी हमें, फैसिलिटीज़ मिलता था, कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स हो जाते थे यहाँ पे। रिस्क जो है रिड्यूस होता था एक्सचेंज रेट का। मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता था कंट्रीज़ के थ्रू, और ट्रेड इम्बैलेंस को हैंडल किया जाता था। ये सारे पॉजिटिव्स या एडवांटेजेस थे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या था हमारे पास? ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज़ नॉट इक्वल टू ग्रोथ ऑफ गोल्ड सप्लाई। जितना गोल्ड सप्लाई है उतना ग्रोथ ऑफ आउटपुट नहीं है। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इन द सप्लाई ऑफ गोल्ड, ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ मनी जो थी वो लिमिटेड थी। आप कभी भी कैसे भी पैसे क्रिएट नहीं कर सकते थे, प्रिंट नहीं कर सकते थे। कंट्रीज कैन नॉट यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू फाइट डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड को मॉनेटरी पॉलिसीज़ में हम डोमेस्टिक ट्रेड के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो थी वो यूज़ नहीं कर सकते थे। हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसीज़ यूज़ कर सकते थे। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों डिक्लाइन हुआ? बिकॉज मनी सप्लाई जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो बहुत इजी नहीं था, ठीक है। और जब वॉर हुआ तो वॉर एक्टिविटीज़ में भी उनको फाइनेंशियल सप्लाई पॉसिबल नहीं हुआ। देन एक्सचेंज रेट पैरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। और हमारा जो गोल्ड वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं हो सका, क्योंकि गोल्ड है वो हमारे लिए मटेरियल है, तो जितना अवेलेबल होगा उतना ही हम उसको ग्रो कर पाएंगे या फिर उसे रिजर्व कर पाएंगे। गोल्ड वॉल्यूम कुड नॉट ग्रो फास्ट इनफ। ग्रो गोल्ड का वॉल्यूम हम बढ़ा नहीं सके बिकॉज 1 kg गोल्ड अवेलेबल है पूरे कंट्री में, तो 1 kg गोल्ड ही होगा। इट्स नॉट अ प्लांट और मनी प्लांट कि आपने गोल्ड का सीड डाला है तो अभी 10-15 सालों में वो आपको रिजल्ट देगा। सो एक लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है तो वॉल्यूम उतना रैपिडली ग्रो नहीं हो पाया।
It was not practical for country to subordinate their national currencies to gold. So practically कुछ कंट्रीज को सबॉर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे उनके नेशनल करेंसीज को विथ रिस्पेक्ट टू द गोल्ड. देन सेकंड आया इंटर वॉर पीरियड. 1915 से लेके 1944 तक एक वॉर इंटर वॉर पीरियड रहा और इसे डी ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया इस पीरियड को. और कंट्रीज जो थे उन्होंने अबंडन किया गोल्ड स्टैंडर्ड को और इंटरनेशनल ट्रेड में उन्होंने कैपिटल फ्लो को श्रिंक किया और उन्होंने पैसा प्रिंट करने के लिए शुरू किया ताकि उनके पास जो वॉर चल रहा है उनके कंट्रीज़ में या उनके रिलेटेड कंट्रीज़ में या फिर कोई ऐसा कंट्री है जिन्हें सपोर्ट करते हो आप, उस सपोर्टिंग कंट्री को पैसे की ज़रूरत है तो आपने पैसा प्रिंट करना शुरू किया. लेकिन वॉर के बाद क्या हुआ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग मनी बच गया. सो प्राइजेस बढ़ गए सारे प्रोडक्ट्स के क्योंकि आप पैसा छाप रहे हो. तो छाप रहे हो दैट मीन्स एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, फ्लो ऑफ मनी कहाँ पे होगा. सो सब पैसा जो था आउटस्टैंडिंग था. तो रिटर्न टू द ओल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड वाज अटेम्प्टेड. अब फिर से उन्होंने क्या किया, ओल्ड वाला जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो रिटर्न करने के लिए हमें उस पाथ में आने के लिए हमने फिर से कोशिश की. ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s डिमिनिश्ड. 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था. कमर्शियल ट्रेड थे, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज में डिप्रेशन था, क्रॉस बॉर्डर लीडिंग एंड बोरोविंग हुए थे कुछ. कंडीशंस प्रायर टू ब्रेटन वुड. अब यहाँ पे ब्रेटन वुड मॉनेटरी सिस्टम्स है. सो प्रायर टू वर्ल्ड वॉर वन नेशनल करेंसीज हैड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अंडर द इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड विच एबंडन्ड आफ्टर WW1. सो करेंसीज जो थे उन्होंने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लिया था नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड्स के थ्रू, जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद एबंडन कर दिया गया, बंद कर दिया गया. आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू से लेके 1925 तक फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स रहा जो कोलैप्स हुआ ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. और बहुत सारी कंट्रीज जो थे वो रिसोर्टेड थे और वो प्रैक्टिशनिज्म एंड कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन में थे. देन ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स में क्या हुआ, उन्होंने इसको नाम दिया एक्चुअली 1944 में, जबकि 44 नेशंस ब्रेटन वुड्स में मिले न्यू हैम्पशायर में, उन्होंने इनिशिएट किया. और इनिशिएशन में सबसे पहला नाम था जॉन मेनार्ड केन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट. उन्होंने कहा कि हम ब्रेटन वुड एग्रीमेंट करेंगे. अब ये ब्रेटन वुड का गोल क्या था, टू एक्सचेंज द रेट स्टेबिलिटी विदाउट द गोल्ड स्टैंडर्ड. हमें रेट स्टेबिलिटी जो है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रखनी है और गोल्ड स्टैंडर्ड के बिना वो हमें करना है. अब रिजल्ट जो था वो क्रिएशन था कि IMF को क्रिएट करे और वर्ल्ड बैंक को क्रिएट करे. अब ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके पीछे, फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट्स टू परस्यू डोमेस्टिक पॉलिसीज़. हम हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं हमारे एक्सचेंज रेट्स को, और कैपिटल को रिकन्स्ट्रक्शंस में फ्रॉम द वॉर में जो भी हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ मॉनेटरी कैपिटल का वो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सके. ठीक है. फीचर्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, की डिफरेंसेस थे कुछ, जैसे कि डॉलर वाज द ओनली करेंसी दैट वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड. हम डॉलर के कन्वर्जन के ऊपर ही गोल्ड को कन्वर्ट करेंगे, ना कि INR पे, ना कि येन पे, ना किसी पैसों पे. सो जब भी गोल्ड का कन्वर्जन होगा इंटरनेशनल लेवल पे वो डॉलर के हिसाब से होगा. एक्सचेंजेबल रेट जो है वो एडजस्टेड हो सकता है सर्टन टाइम्स में सर्टन कंडीशंस के हिसाब से. हर कंट्री जो है उसको अलाउड है 1% बैंड रखने का, अराउंड विच उनका करेंसी जो है फ्लक्चुएशन रखता है, एक फिक्स रेट रखता है. ठीक है. तो उनका जो फ्लक्चुएशन है मॉनेटरी एक्सचेंज रेट का वो 1% तक का उनको परमिशन है. देन IMF वॉज क्रिएटेड विद स्पेसिफिक गोल ऑफ बीइंग मल्टीलैटरल बॉडी. तो IMF को हमने क्रिएट किया एज अ मल्टीलैटरल बॉडी और वो मॉनिटर करने लगे कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का वो कैसा चल रहा है और ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो भी वो देखते थे. देन सेंट्रल बैंक हैड टू एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी फॉर डॉलर्स. सेंट्रल बैंक क्या करता था, वो एक्सचेंज करते थे डोमेस्टिक करेंसी को अगेंस्ट डॉलर्स में. और मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज आए, कुछ इफ़ेक्ट हुए, जहाँ पे जो रिजल्ट्स है, आउटपुट है, वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ को उनके रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को चेंज करने पड़े. और जो भी आउटपुट आया वो अच्छा आउटपुट आया और बहुत सारे कंट्रीज़ में रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छे थे.
A procedure for mutual international credit started. म्यूचुअल इंटरनेशनल क्रेडिट यानी इंटरनेशनल लोन्स के लिए उन्होंने प्रोसीजर शुरू किया. ब्रेटन वुड सिस्टम वॉज डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड एंड नॉट गोल्ड बेस्ड करेंसी एक्सचेंज. सो ब्रेटन वुड में सिर्फ डॉलर बेस्ड एक्सचेंज होता था, ना कि गोल्ड बेस्ड करेंसी एक्सचेंज. आप कोई भी करेंसी के अगेंस्ट में गोल्ड एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, आपको सिर्फ डॉलर ही वहाँ पे लेना ज़रूरी था. तो लॉन्गेस्ट फॉर्मल मैकेनिज्म था, बहुत ही लेंदी और लॉन्गेस्ट मैकेनिज्म था. अब ब्रेटन वुड सिस्टम जो है उसका खात्मा कैसे हुआ, उसका डेथ कैसे हुआ या फिर डिमाइज कैसे हुआ. सबसे पहली बात थी कि जो प्रॉब्लम्स थे, सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी थी, क्योंकि इंटरनेशनली लोगों के पास पैसा नहीं था. तो लिक्विडिटी वाज एन इशू. कुछ कंट्रीज ने होल्डिंग करना चालू किया, लेस इन डॉलर्स एंड मोर कीन ऑन होल्डिंग गोल्ड. तो बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, हम गोल्ड होल्ड करेंगे ना कि डॉलर्स, बिकॉज डॉलर्स अगर चाहिए हमको तो हमें गोल्ड देना पड़ेगा. ठीक है. और कोई भी प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स हुए डिवैल्यू करने के लिए डॉलर्स को, जिनके वजह से प्रॉब्लम्स जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड होने लगे. ट्रेड बैलेंस जो है यूएसए का वो हाईली नेगेटिव हो गया, और लार्ज अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर जो है वो आउटसाइड द यूएसए जाने लगा, और मोर देन दैट गोल्ड होल्डिंग ऑफ द यूएसए अकर. सो डॉलर्स यूएसए से बाहर जाने लगे, करेंसी यूएसए से बाहर जाने लगी, और गोल्ड जो है वो यूएसए के पास बहुत ज़्यादा आने लगा. इसलिए इसी रीज़न की वजह से यूएसए जो है वो बहुत ही रिच इकोनॉमी माना जाता है, बिकॉज उनके समय में ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, तब डॉलर्स को एक्सचेंज करना है गोल्ड के लिए या गोल्ड को एक्सचेंज करना है फॉर डॉलर्स. तो यूएसए ने डॉलर्स लोगों को दिए करेंसी, और उसके बदले में उन्होंने गोल्ड अपने पास रखा. सो गोल्ड की होल्डिंग्स उनके पास ज़्यादा हो गई. On 15th August 1971, President Nixon suspended the system of convertibility of gold and dollar and decided for floating exchange rate system. 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन ने सस्पेंड किया सिस्टम ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ गोल्ड और जो डॉलर है उसको भी, और डिसाइड किया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हम लेकर आए. अब स्मिथसोनियन एग्रीमेंट 1970 में क्या हुआ कि उन्होंने ब्रेटन वुड सिस्टम को सेव करने की कोशिश की, और 10 मेजर कंट्रीज जो है वो एक साथ मिले स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में, जो वॉशिंगटन में है. दिसंबर 1971 को उन्होंने मीटिंग रखी. अब वहाँ पे कंडीशंस थी. प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ा दिया गया और $38 पर आउंस कर दिया गया. कंट्रीज़ ने रीवैल्यू किया उनके करेंसीज को अगेंस्ट यूएस डॉलर्स अप टू 10% तक, और एक्सचेंज रेट बैंड जो है 1% का था, अब उसको 2.25% तक का कर दिया. अब डिवैल्यूएशन हुआ डॉलर्स का, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए. उनका जो सिचुएशन था वो डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर का, वो सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाया, और ये लेस देन 2 साल तक एग्जिस्ट रहा ये स्मिथसोनियन एग्रीमेंट. अब एक्सचेंज रेट सिस्टम जब आया 1973 के बाद से, तो गवर्नर ऑफ आईएमएफ जो है उनको, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की और इनिशिएट किया कि एक्सचेंज रेट सिस्टम हमें क्रिएट करना है और वो एक्सेप्टेबल होगा मेंबर कंट्रीज़ को. और ये सिस्टम जो है क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी इन दी एक्सचेंज रेट्स. सो फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ऐसे दो एक्सचेंज रेट हमने एक्सचेंज रेट सिस्टम में बनाए. अब करेंसी जो थी वो पैक्ड हो गई थी फॉरेन करेंसी में, फिक्स पैरिटी थी वहाँ पे. रेट्स आर मेंटेन कांस्टेंट, जो भी रेट्स है वो हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते थे. जब करेंसी ट्रेंड क्रॉस करने लगा कुछ लिमिट्स को, गवर्नमेंट ने इंटरवेन करना चालू किया, और उन्होंने अपने जो बैंड है उसमें अपने करेंसी का वैल्यू जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश की. अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या हुआ, देखिए एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अभी हमने पढ़ा, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स में क्या हुआ, वहाँ पे मार्केट फोर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और वो डिटरमाइन कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट हो, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना. क्योंकि गवर्नमेंट जब इंटरवेंट करता है तो हमें कुछ ना कुछ उनको टैक्स पे करना पड़ता है, ड्यूटीज़ या फीस पे करने पड़ते हैं. तो एडवांटेजेस था कि इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एडवांटेज ये था कि एडजस्टेड टू चेंजेस इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में हम एडजस्ट कर सकते थे, और स्टेबल था अराउंड द इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन के लिए इक्विलिब्रियम चल रहा था और स्टेबल था.
अब जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की रेजिम की बात करें तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो एक्सेप्टेड था आईएमएफ को और उनके मेंबर्स को। सेंट्रल बैंक्स को अलाउ कर दिया गया कि आप इंटरवेन हो एक्सचेंज रेट मार्केट में, ताकि अनवारंटेड वायलेशंस ना हो, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड को अबंडन कर दिया एज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। अब हम गोल्ड को इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स नहीं मानते। और लेस डेवलप कंट्रीज जो है उनको ज़्यादा एक्सेस दिया गया आईएमएफ के फंड्स को, बिकॉज उनको अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी थी इसलिए। अब कुछ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।